आपने नैनो टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया तो आपको ऐसा नहीं लगा कि रिसेंट ट्रेंड्स की वजह से मैं VLSI में एडमिशन लूँ? कि मुझे स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज आगे जाके करना तो है। मेरी रैंक के हिसाब से भी मुझे ये रियलाइजेशन था कि अच्छे कॉलेज में मुझे VLSI तो नहीं मिलेगी। AI के आने के बाद से एक स्टॉक है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो कौन सा स्टॉक की तो क्वेश्चन? बेसिकली जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन Yes. जब तक आप रुकोगे नहीं, राइट? हाँ जी। IAS की कट ऑफ 30-40% पे जाता है, तो ESC की कितनी कट ऑफ जाती है? फाइनल कट ऑफ आई थिंक 550 के अराउंड आई है शायद इस बार, ओके। आउट ऑफ 1300। डिफरेंस बिटवीन IAS एंड IES? मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। देन 5 बजे मैं जो कि इस्कॉन में रहता था तो आरती करी और माला जाप किया, एंड देन उसके बाद मैं चला गया न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। सिलेबस बढ़ता गया तो मैंने वो 3 बजे उठने की जगह मैं 1 बजे उठने लग गया। रात को? मेरे साथ वाले कहते थे कि आप इंसान नहीं हो, आप भूत हो। So hello everyone, welcome to the VLSI for all. So today we have a special guest Himanshu Thapliyal with us, who have scored AIR 1 in UPSC ESC examination in Electronics and Telecommunication branch. So hello Himanshu, how are you? I am fine, sir. So we will start with your introduction. Can you give the introduction once? So first of all, thank you Rajat sir for inviting me here. My name is Himanshu Thapliyal. I was born in Uttarakhand, and later my family got shifted to Lucknow, from where I have completed my schooling. Great. I hold a degree of BTech in Electronics and Communication branch, which I have completed from Pithoragarh, Uttarakhand. In that time, I was really determined to grab the best opportunity, and I thought that MTech would be that. So I started preparing for GATE for the first time in 2020, and in 2021 finally I was able to crack it, and I joined my dream college NIT Karnataka, from where I have done nanotechnology. Great. Later, after getting a lot of exposure and meeting a lot of people, I understood that engineering services is something which I really wanted to do. So that's how I came to Delhi and joined Made Easy for offline classes. And in 2024, I got All India rank 1. Okay, great. So already you have discussed the BTech and MTech college. So what was the MTech BTech college admission process, and then MTech is through the GATE. So you can give the brief idea about the preparation for the admission, like how you got the admission in BTech. Admission process क्या था? Like state exam was there, or is it through the IIT JEE Mains? तो सर उस टाइम पे तो जेई मेन का पेपर होता था, वो मैंने दिया था, और उसमें मेरी रैंक आई थी 5,83,000। बट मुझे कहीं से पता चला कि हमारे स्टेट में एक अलग से काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा जाता है, उसको मैंने भरा, तो उसमें अराउंड 5 to 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, एंड उसमें ही मैंने मतलब रैंक जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम थी उसके हिसाब से मुझे जो भी कॉलेज मिलना था वो वाला मुझे मिला। ठीक है। तो बीटेक के लिए तो यही था कि ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कॉलेज मिल गया। गवर्नमेंट होता है तो ये है कि फ़ीस कम होती है, Exactly. तो ये बेनिफिट मुझे मिला। देन सर एमटेक के टाइम पे गेट की तैयारी करी, जैसा कि मैंने बताया, और उसकी तैयारी करके डायरेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस भी मेरी यहाँ पे भी NIT कर्नाटका थी, और इंटरेस्ट था कि नैनो टेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो वहीं फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था और वो मिला। So आपने गेट के लिए प्रिपरेशन कब से किया? 3rd ईयर, 2nd ईयर और 4th ईयर, या बाद में स्टार्ट किया? हमारे टाइम पे लाइक 3rd ईयर में तो गेट दे नहीं सकते थे, तो 4th ईयर में ही देना होता था। तो आई थिंक मैंने 6th सेमेस्टर 2020 में ही स्टार्ट करी थी। 2019 में जुलाई में स्टार्ट करी थी। और पहली बार 6 मंथ के अराउंड मैंने प्रैक्टिस करी थी, और 2020 में फिर गेट का पेपर दिया था। तो फर्स्ट टाइम तो मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, आधा नंबर कम ही आया था, एंड उसके बाद फिर 1 साल और ड्रॉप लिया, एंड देन 21 में मेरी अराउंड 3,500 रैंक आई थी, और फिर उससे मैंने एमटेक ज्वाइन किया था। ओके। सो गेट के टाइम पे अपने कैसे प्रिपरेशन किया? कोचिंग ली थी या नहीं ली थी, या फिर कैसे प्रिपरेशन किया गेट के लिए? तो सर उस टाइम पे हमने सबसे पहले तो एक चीज़ करी कि सब्जेक्ट वाइज हमने नहीं लगाया जो PYQ होता है। हमने डायरेक्ट क्या किया कि पूरा का पूरा पेपर उठाया, और उस टाइम पे आई थिंक ग्रेडअप में कोई ऐप हुआ करता था, उसमें हम लोग डायरेक्ट पेपर दे सकते हैं। तो उसमें खोल के क्या किया कि लाइक 2013 या 14 का पेपर उठाया और पूरा पेपर दिया सबसे पहले। तो जब सबसे पहले दिया था तो -2 मार्क्स आए थे मेरे। फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाई। मैं एक्चुअली हमारे कॉलेज में क्या था, T-Cube की फंडिंग आई थी, तो वहाँ से IIIT इलाहाबाद से गुरुराज सर आए थे।
ओके। तो उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि गेट पेपर कैसे क्रैक करना है या क्या चीज़ है। तो उन्होंने हमें बोला कि अब हर हफ्ते एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो लाइक हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि मैथमेटिक्स एक हफ्ते पढ़ी, उसके बाद अब दूसरे ईयर का पेपर दिया, लाइक 2015 दिया। तो हमारा क्या हुआ कि 5 नंबर 6 नंबर आया, उसके बाद सिर्फ मैथ ध्यान दिया उसमें। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे हम सब्जेक्ट को ऐड करते गए और ऐसे कर करके 11 नंबर 12 नंबर ऐसे पहुंचे। और पहली बार में जो मतलब मेरा रिजल्ट था अराउंड 25 पॉइंट कुछ नंबर आए थे और मैं नॉर्मल भी 24 तक ही पहुंच पाया था। तो इस तरीके से मैंने गेट का सबसे पहले ये अप्रोच रहता था हमारा, कंप्लीटली सेल्फ स्टडी। उसमें ये रहता था कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हो गए वो सर हमें पढ़ाते थे डायरेक्ट, गुरुराज सर थे, फैकल्टी थे। यस, वो वहाँ पे फैकल्टी थे, तो वो हमें पढ़ाते थे। ओके। इसके बाद क्या हुआ कि लाइक हर एक सब्जेक्ट में हमारा ये रहता था कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स को उठाते थे। अब उसमें भी क्या है कि कोई एक बुक नहीं है कि जिसके पीछे हम लोग मतलब हर चीज उसमें कवर हो जा रही है। जैसे कॉलेज में जो भी बुक मिल रही है कंट्रोल सिस्टम की लाइक, तो 3-4 बुक्स को उठा के ले आए और उसमें सारे टॉपिक्स को देखना शुरू किया। और उसमें से जो जैसे ऐसा मेरा तो पर्सनल ये मुझे समझ में आया कि बोडे प्लॉट आपको किसी एक बुक में ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा और किसी दूसरी बुक में रूट लोकस समझ में आएगा। तो इस तरीके से सर हमें कॉन्सेप्ट समझाते थे, अगर फिर भी समझ में नहीं आता था तो खुद से बुक खोल के पढ़ने लग गए। तो पहले जो फर्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन करी थी वो इसी टाइप से करी थी। लाइक आपने बाद में कैसे आया, लाइक 3000 पे यू गॉट द NIT कर्नाटका, वहाँ पे क्या गलती रह गई? अगर आप कोचिंग लेते तो आपको लगता है कि गेट में रैंक इंप्रूव हो सकती थी? सर मुझे ये लगता है मतलब उस टाइम पे तो जितना मतलब हम कर सकते थे ट्राइन, क्योंकि सर लाइक 5,83,000 से हमने स्टार्ट किया है। तो ऐसा था कि जैसे cos x इज इक्वल्स टू cosec x अगर लिखा है तो मैं cos कैंसिल कर दूं, मतलब उस टाइम पे ऐसी नॉलेज थी। तो जिस एकदम बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करना था। अगर हम कोचिंग में भी जाते तो कोचिंग में भी क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें इन डेप्थ पढ़ाई जाती हैं और वो हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि बेसिक से बिल्कुल बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो इस वजह से भी ये था कि हम कोचिंग नहीं गए। 2021 के अटेम्प्ट में सिर्फ इतना किया था कि मेड इजी की हमने पोस्टल मटेरियल पूरा करके मंगा लिया था। तो उससे हमें हेल्प ये मिली कि कुछ सब्जेक्ट्स में डायरेक्ट नोट्स वहीं से बनाए और वो फिर समझने आ गए, क्योंकि बुक्स पढ़ने की सिलेबस तो पता चल जाता है कि ये सिलेबस है ना? क्योंकि कॉलेज वाली बुक्स होते हैं उसमें डेरिवेशन पता नहीं क्या क्या होता है, तो पता ही नहीं चलता सिलेबस क्या है। बात करें तो ESC की आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करा और कैसे पता चला कि ESC के बारे में आपको? तो सर ESC के बारे में लाइक हमारे ग्रुप में एक लड़का था कमल पांडे, तो वो 3rd ईयर में कहता था कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा। तो उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था, हम मजाक ही उड़ाते थे उसका। लेकिन गुरुराज सर मतलब लाइक उसका टैलेंट देखा और उनको लगा कि इन बच्चों को अगर रास्ता सही से दिखाया जाए कुछ तो आई थिंक कुछ हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने सोचा, उन्होंने कैबिन में बुलाया और एक मतलब हमको रोड मैप टाइप का दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि एक्सपोजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम लोगों को, तो उसके लिए क्या करो IIT या NIT में जाओ, वहाँ एक्सपोजर मिलेगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मिलोगे, फैकल्टीज तुम्हें अलग अलग नॉलेज देगी। जब वहाँ चले जाओगे, जब ये सब गेन कर लोगे, उसके बाद पैरेलल में क्या करना, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी करते रहना और फिर ऐसे ऐसे धीमे धीमे करके तुम्हारी नॉलेज भी गेन होगी और तुम फाइनली इसको मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज की फिर फाइनल तैयारी करना। तो उस टाइम पे यही सोचकर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। बट MTech में आते आते वो एकदम कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ अब करनी है। और जब फिर डिसाइड, साथ में तो मतलब उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था, लेकिन यही है कि उसके बाद जब डिसाइड किया वापस दिल्ली आए, फिर डेडिकेटली 2023 में मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ही तैयारी स्टार्ट किया। तो MTech के बाद स्टार्ट किया आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था? फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 22 में दिया था। 22 में? तो वहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हुआ था या मेंस क्लियर हुआ था? नहीं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। देन 23 में भी सेम मार्क्स आए जितने 22 में आए थे, बट कट ऑफ कम हो गई थी, तो क्लियर हो गया। ठीक है। उतनी नॉलेज से जितना गेट में पढ़ा है उतनी नॉलेज थी और नॉन टेक के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे बस। तो उससे ये है कि सिर्फ क्वालिफाई हुआ था, बट वो कट ऑफ कम थी, तो मेंस तो क्वालिफाई नहीं हो पाया। सो आपने प्रिपरेशन प्रीलिम्स की कैसे करी, फिर मेंस की कैसे करी, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की सब्जेक्ट्स की कैसे प्रिपरेशन करी, स्ट्रेटजी कैसे बनाई? तो सर सबसे पहले अगर टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अप्रोच है। लाइक नेटवर्क्स में हमारे सर क्या करते थे कि हमें कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपल्स के पीछे नहीं भागना है, किसी एक ही चीज़ में मास्टरी हासिल कर लो। तो मैं क्या करता था, नेटवर्क्स में KVL लगा के वोल्टेज हो या करंट हो, हर चीज़ सिर्फ KVL से ही निकालना सीखा मैंने। अब इससे कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते थे,
लेकिन इससे क्या हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और उस टाइम पे सडीकू बुक मैंने सॉल्व करी थी। ओके। तो वो पूरी बुक मैंने सॉल्व करी और हर एक क्वेश्चन मैंने केवीएल से ही किया। अब कुछ क्वेश्चन केसीएल से इजीली होते हैं सॉल्व, बट मैंने नहीं किया। मैंने बोला केवीएल पे ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ। तो नेटवर्क्स के लिए ये अप्रोच था। देन कंट्रोल सिस्टम्स के लिए एक अलग चीज़ ये करी थी कि बेसिक एक बार सब कुछ पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन होती है, तो क्या किया था कि रूट लोकस में जितने भी प्लॉट्स बनते हैं, जितने भी ट्रांसफर फंक्शन थे, तो एक चार्ट प्रिपेयर किया और उसमें कैसे पोल ऐड होता जा रहा है उसके हिसाब से रूट लोकस चेंज हो रहा है, ये एक एक करके उस चार्ट में हम ऐड करते गए। और ऐसे ही तो कंट्रोल सिस्टम का ये अप्रोच चूज किया था। इसी तरीके से सिग्नल एंड सिस्टम में मतलब हमारे सर कहते थे कि सबसे पहले तो फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से आने चाहिए और स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से नहीं करना है सिग्नल एंड सिस्टम में। मैंने स्टार्ट किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म से और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद बस S इज इक्वल्स टू अगर j ओमेगा पुट कर दिया जाए तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के भी काफी फॉर्मूले कवर अप हो जाते हैं, तो इजी लगने लग जाता है। एंड देन जाना है Z ट्रांसफॉर्म पे, तो फिर Z ट्रांसफॉर्म के भी फॉर्मूले इजी लगने लग जाते हैं। और ऐसे करके फिर जाना है LTI पे और सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, वो सब फिर इजी लगने लग जाएगा। Exactly. तो सबसे पहले तो फॉर्मूला सारे याद किए। तो इस तरीके से ऐसे ही अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट में देखेंगे तो प्रीलिम्स के लिए यही सब कर करके मतलब गेट में सबसे पहले बेसिक बना लिया यहाँ से और उसके बाद प्रीलिम्स में जब तैयारी करी तो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स थे वो भी ऐड ऑन कर लिया। ओके। और नॉन टेक्निकल की बात करें तो प्रीलिम्स के कैसे प्रिपरेशन किया? सर सबसे पहले तो 2022 में मैंने एस एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था नॉन टेक्निक के लिए और उससे मैंने क्या किया था कि धीमे धीमे सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया था और नोट्स बना लिए थे, तो एक आइडिया ओवरऑल मिल गया था। लेकिन अभी इस साल मैंने अलग क्या चीज़ करी, तो जैसे फॉर एग्जांपल इथिक्स एंड वैल्यू हो गया, तो हम क्या करते थे कि सर और मैम रहती थी, तृप्ति मैम है, वो भी हमारे कॉलेज में ही पढ़ाती थी, तो उनके साथ एक सेशन करते थे और उसमें जैसे सर एक दिन हमसे ऐसी डिस्कशन कर रहे थे कि अगर रोड जैसे एक हाईवे है और बीच में कहीं पे रोड टूट रखी है, जो डिवाइडर रहता है वो टूट रखा है, तो एक आदमी अगर आगे से लंबा टर्न लेने की जगह बीच से टर्न ले ले तो क्या ये इथिकली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो ऐसी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करते थे। फिर डिस्कशन होता था कि अगर वो बीच से क्रॉस करेगा तो उसका ये भी फायदा है कि कार्बन एमिशन भी कम होगा, तो इसका मतलब बीच में एक रूट बनना चाहिए, तो क्या सही है क्या गलत है। तो एथिक्स एंड वैल्यूज में हम जो प्रिंसिपल पढ़ते थे वो साथ में डिस्कशन करने लग गए। सिमिलरली जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती थी तो हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके से कौन सी स्टेज लगाई जा सकती है प्रैक्टिकल, तो इस तरीके से क्या हुआ कि नॉन टेक्निकल एक बार सब कुछ पढ़ लिया और बहुत इजीली मुझे लगता है कि 1-2 महीने में बच्चे पढ़ भी लेते हैं। हाँ। नॉन टेक्निकल जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो आता है वो नॉन टेक्निकल में ऐसा नहीं आता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। Exactly. वो आता है अंडरस्टैंडिंग पे। तो वो अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी जब हम बाहर जाके डिस्कस करेंगे। सो आपने मेडिसी कब ज्वाइन किया था? लाइक प्रीलिम्स के बाद किया था, मेंस के लिए कौन सा बैच ज्वाइन किया था आपने? लाइक क्लासरूम कंप्लीट, लाइक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और लाइक मेंस प्लस इंटरव्यू? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया 21 में मैंने मटेरियल लिया था, ठीक है। देन डायरेक्टली 23 में मैंने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करी थी और वो कंप्लीट जो क्लासरूम कोर्स होता है वो ज्वाइन किया था। उसमें प्रीलिम्स में तो मैं ऐसा था कि अब जैसे गेट में कुछ सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, जैसे नेटवर्क्स है, सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे में मैं क्लासेस नहीं गया। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन, मैं वो वाले सब्जेक्ट में क्लासेस गया। उसके बाद मेंस के टाइम पे मैं 1-2 हफ्ता गया था, लेकिन मुझे ये लगा उस टाइम पे कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा खुद से बैठ के तो शायद मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने 1-2 हफ्ते गया था, उसके बाद मैं नहीं कंटिन्यू किया मैंने, और मैंने खुद से ही PYQ लगाकर एनालिसिस करी। एंड देन इंटरव्यू में गाइडेंस प्रोग्राम जो भी होता है उनकी क्लासेस में 1 या 2 सब्जेक्ट मैंने फॉलो अप किए, जो बाकी था कि वहाँ पे जाके इंटरव्यू दिया और जो भी फीडबैक मिला फिर उस पर वर्क किया। तो इस तरीके से था कि यस, तो पूरा कोर्स तो पूरा ऐसे करके था, लेकिन वो अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना के गया मतलब। सो टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है इसमें, मेंस में, गेट में? और बात करें मॉक इंटरव्यूज का महत्व, तो उससे क्या मदद मिलती है टेस्ट सीरीज से और मॉक इंटरव्यू से बेसिकली? तो सर जैसे गेट में तो मैंने कम्प्लीटली टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करी है, एस एकेडमी की भी करी है, और इंटरेस्टिंगली 2021 में मैंने मेड इजी का लिया था लेकिन कर नहीं पाया था। और मेड इजी का उस टाइम पे एक दिन मैंने मॉक लगाया और वो बहुत ज़्यादा टफ था, और 2021 में टफ आया था पेपर बहुत। और वो काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न में था जो मेड इजी में मैंने दिया था। तो टेस्ट सीरीज का मेरे हिसाब से गेट में तो मुझे बहुत हेल्प हुई।
ईएससी के टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं टेस्ट सीरीज देने जाता था, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हमारी टेस्ट सीरीज होती थी, तो वो देने जाता था, उसमें गेट वाले बच्चे भी देने आते थे और वो लोग उसमें अच्छा स्कोर करते थे। अब मुझसे पूछते थे रैंक कितनी आई आपकी, कितने नंबर आए, और मेरे बहुत कम आते थे। तो मुझे एकदम बेइज्जती महसूस होती थी कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं और मैं इतने टाइम बाद देने जा रहा हूँ। मतलब मैं तो ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, फिर भी मेरे कम नंबर आ रहे हैं। तो मैं 1-2 टेस्ट में गया और उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं उसको पेपर को ही लेके आ जाता था, मैं टेस्ट में बैठता नहीं था और खुद से रूम पे बैठ के लिखता था। तो इस तरीके से किया, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन नहीं आते थे उसकी मैं अलग से मिस्टेक कॉपी बना के उसमें ऐड करता रहता था। तो इस तरीके से मुझे वहां पे हेल्प मिली। मेंस के टाइम में अगेन यही हुआ मेरे साथ कि मतलब मैं जा रहा था, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, कॉन्फिडेंस गिर जाता था, इसलिए क्या सोचा कि खुद से पीवाईक्यू लगाया, जैसे पूरा का पूरा पीवाईक्यू बैठ के लगाया मैंने, और फिर गुरुराज सर को भेज दिया, उन्होंने एवेल्युएट करके बता दिया कि क्या मिस्टेक है क्या नहीं है। एंड देन आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो मेरा ये मानना है कि मतलब 40-50 सेशंस हम ऑलरेडी ले चुके थे जो मॉक होते हैं। तो वो अपने गुरुराज सर और तृप्ति मैम के साथ मैं डेली सेशन लेता था 1 घंटे का। तो उसमें मतलब मेरे हिसाब से इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मन में सोचते हैं कोई चीज़, लेकिन जब बाहर एक्सप्रेस करते हैं तो पता चलता है हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो वो जब 40-50 सेशन में सर और मैम के साथ बैठा, तो उसमें फिर मुझे अपनी असलियत मतलब समझ में आया कि मैं कितना कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ, और वो इम्प्रूव किया। तो मॉक इंटरव्यू में तो प्रैक्टिकल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब मॉक देना ही देना है। एग्जैक्टली। तो बात करें एमटेक की, तो आपने नैनो टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि रिसेंट ट्रेंड्स की वजह से मैं वीएलएसआई में एडमिशन लूँ, या फिर और कोई इसी एनआईटी में आपको वीएलएसआई मिल जाए? तो आपको उसके बारे में कुछ आइडिया था पहले कि वीएलएसआई है क्या है? क्योंकि रिसेंटली अभी प्लेसमेंट वाइज सबसे टॉप ब्रांच वीएलएसआई आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके बारे में क्या आपका व्यू है? सर इसमें मतलब मेरा व्यू यही था कि मुझे स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज आगे जाके करना तो है, और दूसरा उस टाइम पे मेरी रैंक के हिसाब से भी मुझे ये रियलाइजेशन था कि अच्छे कॉलेज में मुझे वीएलएसआई तो नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा मोटिव था कि अच्छे कॉलेज में जाना है। उस टाइम पे एनआईटी कर्नाटका 10th रैंक में आता था एनआईआरएफ में। तो वो देखकर, इन दोनों चीज़ों को देखकर, और दूसरा ये था कि इंटरेस्ट भी मेरा था कि नैनो टेक्नोलॉजी में था। तो मुझे प्लेसमेंट का इतना ज़्यादा नहीं था कि फोकस कि प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, ये सब नहीं सोचा। मतलब ये लास्ट का आउटकम था मेरा कि अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस फील्ड में जाने का सोचा। एक चीज़ होता है DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ESC से जस्ट मेंस के बाद। सो उसमें क्या होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? क्या क्या उसमें डिटेल्स भरनी होती है और आपने चॉइसेस कैसे भरी? तो रेलवे डिपार्टमेंट में आपके टाइम पे था, क्योंकि रिसेंटली तो एडिट हुआ है, जब मैंने दिया था उसी साल हटा था रेलवेज, लाइक 18 में, राइट? तो अभी आपकी चॉइस फिलिंग क्या है और DAF का क्या इंपॉर्टेंस है? उसमें कुछ गलती कर दे तो क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर उसका इम्पेक्ट क्या पड़ सकता है इंटरव्यू के ऊपर? तो हमने तो जो प्रिपरेशन करी थी उसके हिसाब से डैफ को ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ बहुत ध्यान से भरी थी। जैसे मैं हिमांशु थपलियाल जब अपना नाम भी लिखता था वहाँ पे, तो मैं सोचता था कि हिमांशु का मतलब क्या है और थपलियाल का मतलब क्या है। आगे जाके नेक्स्ट लाइन आई कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो अगर वहाँ पे पौड़ी गढ़वाल मैंने लिख दिया तो मैं पौड़ी के बारे में सोचता था क्या है और गढ़वाल के बारे में भी सोचता हूँ क्या है। तो ऐसे करके डैफ में जितनी भी डिटेल्स पूछी थी उसमें A to Z मैंने हर चीज़ पढ़ी, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि आप जिस पैनल में जाओगे वो आपको पता नहीं है, और उस दिन उनका मूड क्या है ये भी आपको नहीं पता है, और उनके सामने आपका डैफ पड़ा है। अब मान लीजिए उनको आपके गांव का नाम इंटरेस्टिंग लग गया या कुछ लग गया, तो वो वहाँ से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए क्या था कि डैफ में एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से भरी थी मैंने, और एक एक चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ा था कि ये चीज़ ऐसे क्यों है। दूसरी चीज़ थी कि चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग में मेरा स्टार्टिंग से ही मुझे ITSC ज्वाइन करना था, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। इवन अभी रेलवे भी आ गया और बहुतों ने मतलब मुझे बोला कि रेलवेज भरो, बट मेरा रेलवेज में नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ITSC है। क्योंकि टेक्निकली भी क्या है कि ITS में कोर वर्क जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है वो कोर में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा स्टार्टिंग से ही वही था, और बाकी चॉइसेस यही थे कि बाकी जो लोग हैं एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से पूछ के कि कौन सी सेकंड भरनी चाहिए, थर्ड भरनी चाहिए, उस हिसाब से भर दी थी। तो पहली चॉइस तो मेरी ITS थी, तो वहीं भरी। बाकी से मतलब मुझे ये था कि ठीक है। तो आपके साथ काफ़ी सारे NITs के स्टूडेंट भी होंगे जो बीटेक में NITs या IIT से किया है, तो इंटरव्यू में क्या इम्पेक्ट पड़ता है? कोई अगर बीटेक IIT से करके आ रहा है और कोई नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करके आ रहा है, तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है? कुछ आपको लगता है कि इम्पेक्ट पड़ता है बेसिकली इंटरव्यू में?
मुझे लगता है मतलब ये अगेन पैनल पे डिपेंड करता है पैनल कि वो किस व्यू से देख रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे शुरू से ही मतलब गुरुराज सर ये बात कहते थे कि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसलिए तुम्हें मतलब उस हिसाब से तैयारी करनी है, और अगर तुम्हें उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरी किस्मत आई थिंक अलग थी। मेरा इंटरव्यू डैव से एक भी क्वेश्चन नहीं आया और कंप्लीटली टेक्निकल था। तो ये किस्मत की बात है, मतलब क्या कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से रेडी हमें हर जगह से रहना चाहिए। ट्रू। सो कोई इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आपको पता हो जो याद हो इस टाइम पे, कोई उसके बारे में बताना चाहोगे? तो मेरा पहला क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब मैम ने मुझे पूछा कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं? तो मैंने मतलब बोला हाँ मैम थोड़ा बहुत। मैम ने बोला एक एआई के आने के बाद से एक स्टॉक है जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो कौन सा स्टॉक है? मतलब NVIDIA। हाँ एनवीडी। तो मैंने बोला सॉरी मैम आई डोंट नो बट कैन आई टेक अ गेस? मैम ने बोला हाँ लीजिए गेस लीजिए। तो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू करके मैगजीन आती है, तो वो भी मैंने 4 महीने पहले से पढ़नी शुरू कर दी थी। और उसमें एक फ़ायदा क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर में जो भी चल रहा है वो सब मुझे पता था। तो मैंने सबसे पहले बोला मैम TSMC हो सकती है, ताइवान सेमीकंडक्टर जो है वो वाली हो सकती है। तो मैम ने बोला नहीं। फिर उन्होंने नाम बता दिया, बोला एनवीडिया। उन्होंने बोला कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है? नैनो टेक्नोलॉजी पे। तो फिर वो तो मुझे पता था, फिर वहाँ से मैंने कैचअप किया और बताना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मतलब ये एक अलग सा क्वेश्चन था, बट मैंने संभाल लिया कि मतलब जो कंपनी का नाम पता था उधर साइड को मोड़ दिया। और फिर मैम सेमीकंडक्टर की साइड चली गई जहाँ मैं प्रिपेयर करके आया था। ऐसे ही एक सर ने अचानक से पूछ दिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताओ। अब मैं तो टेक्निकल करके गया था, नॉन टेक थोड़ा बहुत था। मैंने बोला सर मेरा तो एक्सपीरियंस है नहीं उस फील्ड में। कह रहे बेसिक बता दो उसका मतलब। तो फिर बेसिक बताया। उसके बाद उन्होंने अचानक से बोला नेटवर्क सिक्योरिटी बताओ क्या होता है। तो अब उसमें भी मुझे नहीं, अब नेटवर्क सिक्योरिटी मैंने स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। तो मैंने यही बात बोली कि सर OFC जो है वो सिक्योर माना जाता है और कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। अब उसके बाद से OFC में ही क्वेश्चन आने लग गए एंड OFC में बहुत स्ट्रॉन्ग करके गया था। तो लाइक इस टाइप के क्वेश्चन। बेसिकली जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन, जब तक आप रुकोगे नहीं, राइट? हाँ जी। सो बात करते हैं कितने अटेम्प्ट्स आपने प्रीलिम्स में, कितना परसेंट किया क्वेश्चंस, कितना मेंस में किया, और इंटरव्यू में आपको कितना क्वेश्चंस का आप अच्छे से जवाब दे पाए थे? तो पहले प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, फिर मेंस की, फिर और कितने क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली प्रीलिम्स में, आप ये भी बता सकते हैं? तो प्रीलिम्स में जैसे 150 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 2 में, तो उसमें मुझे मतलब अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट मैं जब मॉक भी लगाता था तो 90 to 100 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता था। तो उतना ही इस बार भी था। एंड देन पेपर 1 की बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी मैं 65 to 70 ही अटेम्प्ट कर पाता था। तो इस बार उतना ही मैंने किया भी था, ऑलमोस्ट 60%। यस। एंड देन बात करें मेंस की, तो मेंस में 8 क्वेश्चन होते हैं और 5 करके हमें अटेम्प्ट करना होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो उन 5 में से मेरा अटेम्प्ट रहता था कि मैं 210 या 220 के अराउंड अटेम्प्ट कर देता था। तो 300 मार्क्स का एक पेपर है, तो उसमें 210 to 20 मेरा अटेम्प्ट रहता था। एंड देन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में तो लाइक 200 मार्क्स का रहता है टोटल। एंड उसमें भी पूरा जो मेरा इंटरव्यू था उसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब मैं बाकियों से पूछ रहा था तो नॉर्मली 30-35 ऐसे रहता है, और मैंने अराउंड 45 तो आंसर किया था। ओके ग्रेट। कट ऑफ की बात करें तो जैसे ही IAS की कट ऑफ 30-40% पे जाता है, तो ESC की कितनी कट ऑफ जाती है, मेंस की और प्रीलिम्स की और इसकी ओवरऑल की? तो इस बार तो प्रीलिम्स भी आई थिंक 129 मार्क्स गया है शायद कट ऑफ, आउट ऑफ 500। तो बहुत ज़्यादा कम है। एंड देन उसके बाद भी मैंने ध्यान दिया नहीं, लेकिन अराउंड 300 समथिंग मेंस का मिला के आता है। तो 600 प्लस 500, 1100 में से 300 करके कुछ आ रहा है। दैट इज वेरी लो। एंड देन फाइनल कट ऑफ आई थिंक 550 के अराउंड आई है शायद इस बार, आउट ऑफ 1300। तो लेस देन 50% इसकी कट ऑफ जा रही है अब। तो रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर और कोई एक अदर फैक्टर है? तो हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हुए हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे बीटेक में एक क्रेज़ था कि बीटेक करना है, वो एक क्रेज़ तो कम हुआ है डेफिनेटली। और बच्चे कहाँ मुड़ गए हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ चले गए हैं। एक तो ये चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि सीट्स जो कि बहुत ज़्यादा कम रहती हैं, तो बच्चे अब अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम हो गया है। तीसरी चीज़ मुझे लगती है कि
सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया है कि अब बच्चों को ये है कि बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, True. तो एक बार ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को, ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं। 1 या 2 साल फिर हाँ, 1 छोड़ या दिया। 2 साल किया फिर छोड़ दिया उस चीज़ को, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वजह से क्या कंपटीशन भी कम हो रहा है। तो ये तीनों मुझे लगता है रीज़न ओवरऑल कि इसकी वजह से शायद अब कट ऑफ कम होती जा रही है। और डिफ़िकल्टी लेवल भी मैं कहीं न कहीं कहूँगा थोड़ी सी बढ़ी होगी, नॉन टेक में बढ़ी है नो डाउट, बट वो एक मेजर फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपका डेली रूटीन क्या होता था, डेली टाइम टेबल क्या होता है कि आपने 10 घंटा का टाइम टेबल बना लिया, और आपने एमटेक के साथ मैनेज कैसे किया दोनों चीज़ें, या फिर एमटेक जब ख़त्म हो गया तो फिर कैसे मैनेज किया चीज़ें? तो टाइम सर टेबल की बात करें बेसिकली। यस सर, सो एमटेक में मैंने कोशिश तो बहुत करी। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाता था, 3 बजे उठ जाता था ताकि 2-3 घंटे मैं पढ़ाई कर लूँ, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक मैं कर नहीं पाया। तो एमटेक में मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, मैं उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया था। तो मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं जो चीज़ें अभी सामने हैं उसको एंजॉय करता हूँ, दैट्स इट। बट यहाँ दिल्ली में आने के बाद जब मेरी कोचिंग रहती थी तो उसके साथ अलग टाइम है, और जब कोचिंग नहीं रहती थी फिर अलग टाइम टेबल है। तो कोचिंग के साथ मैं क्या करता था कि मॉर्निंग में मुझे रिवीजन करना होता था। तो ऑन एन एवरेज मैं 3 बजे उठ जाता था मॉर्निंग में, और उसके बाद 8 बजे मेरी कोचिंग होती थी। तो 3 बजे से लेकर 2 घंटे मैं सबसे पहले रिवीजन करता था, वो रिवीजन का टाइम डेली रहता था मेरा। देन 5 बजे मैं जो कि इस्कॉन में रहता था, तो वहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम होता था 1 घंटे का, तो आरती करी और माला जाप किया, एंड देन उसके बाद मैं चला गया न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और उसके बाद मैं कोचिंग जाता था। कोचिंग देन डायनेमिक टाइमिंग रहती थी, बट लेट अस से कि 4 से 5 इवनिंग तक मैं कोचिंग में ही बैठा रहता था। उसके बाद आता था और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, एंड देन रात के 10 या 9 बजे तक मैं, मतलब 9 बजे तक सोने की सोचता था। और ऐसे ही करके जब सिलेबस बढ़ता गया तो मैंने वो 3 बजे उठने की जगह मैं 1 बजे उठने लग गया रात को। तो रात को इवन मेरे साथ वाले कहते थे कि आप इंसान नहीं हो, आप भूत हो। तो मतलब क्योंकि 1 बजे उठ रहा हूँ, 12:30 बजे भी उठ रहा हूँ, ऐसे करके भी उठ जाता था। वो सोते कब थे? सोता वही 9 या 10 बजे सो रहा हूँ, 3-4 घंटे, मतलब 4-5 घंटे सोता था बस उस टाइम पे। वो कुछ टाइम का था कि थोड़ा ये था कि खींचना था खुद को, तो 1 महीना 1.5 महीना ऐसे किया। लेकिन फिर जब कोचिंग जाना बंद किया उसके बाद मैं 2 या 3 बजे ही उठता था आराम से, और 5 से 6 घंटे नींद लेता था। देन वहाँ पे भी सेम 3 से 5 सेम रहता था, 5 से 6 बाकी चीज़ें करी, एंड देन थोड़ा रनिंग वगैरह के लिए गया। देन टोटल 11 बजे तक मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था टेक्निकल के, एंड 11 से लेकर 1 बजे तक फिर मैं खाना खाता था और रेस्ट लेता था। देन 1 बजे के बाद 1 से लेकर 4 तक मैं नॉन टेक्निकल को देखता था कि कहीं इधर उधर पढ़ना है, पेपर में न्यूज़ है, वो सब चीज़ें देखता था। देन 4 से लेकर 6 बजे तक मैं अपना टाइम टेबल मतलब बिल्कुल भर के रखना चाहता था, इसलिए मैंने एक लड़की थी गंगोत्री, उसको मैंने कंप्यूटर साइंस में मतलब प्रोग्रामिंग सिखानी शुरू करी, C++, सी लैंग्वेज, ये सब सिखाना उसको शुरू किया। तो आधा 1 घंटा मैं प्रिपेयर करता था उसे क्या पढ़ाना है, और 1 घंटा फिर मैं उसका सेशन लेता था। देन 6 बजे मैं वापस रूम पे आता था, और 1-2 घंटा मैं मैम और सर के साथ मेरा सेशन रहता था। तो सर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं AAI में, तो उनको क्या है कि वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली है, ऐसा वो कहते हैं। तो वो वहाँ पे मुझे टेक्निकल में जो भी पढ़ता था डे में, और मुझे कन्फ्यूजन रहती थी, मैं उनसे पूछता था। 1 घंटे का सेशन होता था हमारा, तो डेली शाम के टाइम पे वो सेशन हो गया कि प्रैक्टिकली लाइक सर आप कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट को आप देख रहे हैं, तो जितना मतलब बता सकते हैं वो उतनी चीज़ें वो हमें बताते थे। और मैम के साथ नॉन टेक्निकल बातें होती थी कि लाइक मैम कैसे बैठना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है। तो ये मेरे पूरे दिन का शेड्यूल रहता था। देन 8 बजे मैंने खाना खाया, 2 टाइम खाता था बस खाना, बाकी बीच में भूख लगती थी तो फ्रूट्स खाता था। और 8 बजे फिर 8 से 9 के बीच में सोचा कि सो जाना है, फिर 9 बजे तक सो गए, फिर ऐसे ही पूरा दिन यही चलता था। तो बात करें लेट्स से आप 3 बजे मॉर्निंग में उठ रहे हो, तो कोचिंग जा रहे हो, तो कोचिंग में नींद नहीं आती थी? आती तो थी, लेकिन मैं एक छोटा सा वो जो सैनिटाइजर होता है उसमें पानी भर के रखता था, और जैसे ही नींद आती थी तो मार लेता था मुंह पे, और उससे वाकई में बहुत फर्क पड़ा। मतलब और एक और चीज़ है कि मैं ऐसा नहीं सोचता था कि क्लास में एकदम बैठे ही रहना है बिल्कुल। अगर मुझे बीच में नींद आ रही, कुछ लग रहा है, मैं उठ के चला जाता था बाथरूम। तो ऐसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, साथ वालों को, वो पानी भी नहीं पीते इस चक्कर में। कोई ऐसा इतना बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा अगर 5 मिनट छूट भी जाएगा, तो नोट्स कॉपी हो जाता है। तो मैं बाथरूम जाता था, और ये सबसे बढ़िया था कि पानी मार लो मुंह पे, इससे एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो टोटल करें तो कितना घंटा आपने सेल्फ स्टडी किया और कितना आपने
कोचिंग के क्लासेस में इन्वेस्ट किया, मतलब टाइमिंग पर डे? कोचिंग के टाइम पे मैं कहूँगा कि सेल्फ स्टडी को 5 से 6 घंटा दे पाता था, ओके। और बिना कोचिंग के मैंने ऑन एन एवरेज 10 घंटा पढ़ा है, और मेरा शेड्यूल रहता था कि मैं 15 घंटे पढूं, लेकिन 15 नहीं हो पाता है, एग्जैक्टली। 10 से 12 घंटे ये रहता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैंड राइटिंग का मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है? काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की या बॉयज़ की भी काफ़ी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, तो रिलेटिवली उनको मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो आपका क्या व्यू है इस पे? सर मेरे हिसाब से हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं बीटेक में था तो गुरुराज सर ने हमारी सबसे पहले हैंड राइटिंग देखी, और कर्सिव में लिखता था मैं बहुत ज़्यादा। तो सर ने कहा कि ये तो मतलब बहुत बेकार राइटिंग है, और वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करी मैंने डेली एस्से लिखने की, कि राइटिंग अच्छी करनी है। तो सिंपल क्या रहता है कि कर्सिव कभी भी नहीं लिखनी है, शब्दों को तोड़ तोड़ के लिखना है, जिससे कि वो समझ में आती है। और दूसरी चीज मेरे साथ क्या हुई कि मैंने चेक इंडिया ज्वाइन किया, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से असाइनमेंट्स आते हैं और हमें लिख के उन्हें भेजना होता है, तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो वहां से मैंने लिखने की प्रैक्टिस करी। अब उस टाइम पे ये भी रहता था कि पैसे की कमी है, कोविड का टाइम था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि चेक मिल गया। और वहां पे क्या किया मैंने, आंसर राइटिंग सीख ली कि मतलब कैसे, क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए सामने वाले, तो वहां से लिखने की प्रैक्टिस। चेक बेसिकली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्विंग के लिए। यस यस यस। तो वो मैंने 2 साल चलाया, बल्कि जब भी पैसे की कमी लगती थी उसको चला लो, क्योंकि पार्ट टाइम है वो, कभी भी जितना लिखोगे उतना पैसा मिलेगा। तो वहां से मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत सुधरी मेरी। और फिर अब जब मेंस का टाइम आया, मेंस का पेपर देने का, तो उसमें मैंने बुक्स देखी। बुक्स में देखकर, जैसे कि इक्वल टू लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, तो एक इक्वल टू के नीचे दूसरा इक्वल टू लिखा रहता है, तो वो सिमेट्रिसिटी जो है, डायग्राम्स को सिर्फ लेफ्ट में ही बनाना है, कहीं पे भी पूरे उसमें डायग्राम सिर्फ लेफ्ट में होनी चाहिए, या तो फिर राइट में होना चाहिए। तो ये सब चीजें तो मेरी आंसर राइटिंग में मतलब मैंने बहुत ध्यान दिया, और मेरे मेंस में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आए। ग्रेट। तो दूसरी बात करें कि एक डिप्रेशन फेस आता है जब भी आईआईटी के कोई प्रिपरेशन करता है, यूपीएससी की या फिर गेट की, एक डिप्रेशन फेस आया है, तो आपकी लाइफ में वो डिप्रेशन फेस आया और उसको ओवरकम कैसे किया आपने? तो सर मतलब बहुत बार आए हैं। जैसे जब मैं 1 साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन करना चाहता था पिथौरागढ़ में, तो गेट की प्रिपरेशन करते वक्त मैं एक दिन सर के पास चला गया, मेरा रिजल्ट नहीं बढ़ रहे थे, नंबर नहीं बढ़ रहे थे। तो सर ने सिंपल, मतलब मैंने ये बोल दिया कि सर आप फालतू में मेरे पे बिलीव कर रहे हो और इतना काम कर रहे हो, मैं उस लायक नहीं हूँ, कल परसों मैं नहीं निकलूंगा तो आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आप ही मेरे पीछे पड़े हो और ये तैयारी करवा रहे हो। तो वो एक पहली बार था, और सर ने बोला कि देखो अभी शुरुआत है, तुम बस करते रहो, जो भी बता रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी है बस करते रहो, और ये सब मत सोचो। तो वो सबसे पहला मैं बोलूँगा कि था, और सिंपली मतलब मैंने सर से बात करी और मेरा वो फेस चला गया। देन आगे जाके सेकंड टाइम जो मैं डिप्रेस हुआ वो था कि जब मैं बैंगलोर में गया, तो एमटेक के टाइम पे मुझे प्रोजेक्ट करने का एक मौका मिला CSIR NAL में। अब जब मैं बैंगलोर में गया तो वहाँ पे अनजान शहर, कोई जानने वाला नहीं है। कॉलेज में तो फ्रेंड्स रहते हैं, बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब बैंगलोर में गया तो कोई भी जान पहचान का नहीं था। 1 महीने डिप्रेशन नहीं, मैं कहूँगा अकेलापन सा लगने लग गया, और मैं खुद में ही रहने लग गया। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मतलब सर से बात करी, तो सर ने बोला तुम बात क्यों नहीं करते हो लोगों से। तो मैंने अपने रूममेट से बात करी, तो वेलू अन्ना, लोहित अन्ना थे उस टाइम पे रूममेट, और वो लोग बात करके मेरे को धीमे धीमे अच्छा लगने लग गया। फिर साथ में दोस्त था ध्युमंत, और NAL में जहाँ जाता था वहाँ पे भी सुरेश सर थे और शिवा सर थे। तो ये लोग जैसे धीमे धीमे बात करते थे, साइंटिस्ट थे वहाँ पे पांडा सर, उनसे बात करता था। तो ऐसे करके क्या हुआ कि इन लोगों से बात करके वो वाला फेस मेरा आगे चला गया, मतलब। ओके। और सिमिलरली मेंस के टाइम पे भी मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि मेंस लिखने से पहले एक दिन ऐसा आया कि मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं मतलब एक क्वेश्चन तक सॉल्व नहीं करना चाहता था। तो मेरे सर ने बोला ऐसा करो, अब तुम एग्जॉस्ट हो गए हो, तुम निकलो ट्रिप पे। और मैं 4 दिन के लिए चला गया, धर्मशाला गया, मैक्लोडगंज गया, गोल्डन टेम्पल गया, सोलो ट्रिप पे, और 4 दिन बिल्कुल घूम के आया। और वहां से आने के बाद मेरा इतना मतलब कम हुआ, एकदम काम हो गया मैं, और लग गया 2 महीने तक, बिल्कुल लग गया, मतलब नॉन स्टॉप, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रेस है फिर। एंड सेम मैंने क्या किया कि मेंस के बाद भी इंटरव्यू से पहले सर ने बोला अभी टाइम है, घूमना है घुमाओ। तो मेरी मतलब कजन रिंकी की सगाई थी, मैं उसके यहाँ चला गया। अब वहाँ पे साथ में कजन्स थे, उनके साथ खेला कूदा ये सब किया, तो वहाँ से वो टाइम भी चला गया। तो मतलब मेरा डिप्रेशन का टाइम जब भी आता है तो यही है सिंपल कि या तो फिर बच्चों के साथ चले जाओ, या तो फिर जो मेंटोर है उनसे उसी वक्त बात करो, और या तो फिर फ्रेंड्स हो गए तुम्हारे जो आसपास होते हैं उनसे बात करो। अगर दिमाग के अंदर रखोगे तो वो दिमाग के अंदर ही घूमता रहता है। इससे अच्छा है कि थोड़े एक्सप्रेसिव हो जाओ और लोगों से बात करो, अपने आप धीमे धीमे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। यस, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें कि आपने बेंगलोर में या फिर
इसरो में आपने वर्क किया है, राइट? तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं पीएसयूज में वर्क कर सकता हूँ, या गेट में ऑलरेडी आपकी अच्छी रैंक थी, लाइक यू टोल्ड मी 600 आल्सो, लाइक लास्ट अटेम्प्ट में आपकी 600 ही है, या पीएसयूज में वर्क कर सकता हूँ, या फिर मैं कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि एनआईटीज में तो कंपनीज भी आती होंगी अच्छी खासी, है ना? यस। तो आपको ऐसा, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? तो मैंने एक्चुअली मतलब CSIR NAL में किया है, वैसे इंटर्नशिप करी है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे देखकर पहली चीज़ तो एक चीज़ समझ में आई कि हायर पोजीशन पे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इफेक्टिव वे में कुछ चेंज करना है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं नीचे भी कर सकता हूँ जॉब, लेकिन पॉइंट ये था कि अभी मेरी एज है और इस एज में मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस आया कि मैं बेस्ट अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों में नहीं गया। मैंने इवन NAL में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब आती है वहाँ पे अप्लाई किया। एक ADA करके होती है DRDO के अंडर में, वहाँ पे भी किया, वहाँ पे भी सिलेक्शन भी हो गया, बट वहाँ पे भी नहीं गया क्योंकि मुझे समझ में आया कि अभी मेरी एज है और मुझे सबसे बेस्ट का ट्राई करना चाहिए। फिर दूसरी जगह आती है कि मैं कॉर्पोरेट में क्यों नहीं गया। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर था कि जो कॉर्पोरेट का अल्टीमेट आउटपुट होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। मतलब चाहे कुछ भी हो, प्रॉफिट मेकिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं कि प्रॉफिट मेकिंग में नहीं ध्यान दिया जाता है उतना ज़्यादा। तो यही था कि मैं अगर अपनी नॉलेज को कहीं ऐसी जगह लगा सकूं, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यही थॉट प्रोसेस लेकर मैं गवर्नमेंट की तरफ गया। और दूसरा, हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर में किसी एक आदमी का होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो, क्योंकि इससे हमारे आने वाले टाइम में भी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बस यही मतलब जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से मैं कहूँगा कि मैं इस तरफ गया। अदरवाइज प्रॉब्लम कुछ नहीं है, PSU भी बढ़िया है, कॉर्पोरेट भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सो यू हैव गिवन द गेट एग्जाम फॉर लाइक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फोर्थ, आपने 4 बार गेट दिया है, तो आपने 2 बार में एडमिशन हो गया, तो पर्पस तो सोल्व हो गया NITs का, तो उसके बाद छोड़ा क्यों नहीं? देखिए, मैं गेट सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि 2022 में जब मैं MTech करने चला गया था, तो मेरे को हमेशा से ये होता है कि क्या मैं जितना पहले कर रहा था क्या मैं उतने ही लेवल पे अभी हूँ कि नहीं हूँ। Okay. और इसी वजह से मैंने 22 और 23 भी दिया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मैं ऑलरेडी जितना नॉलेज गेन कर चुका हूँ क्या मेरा लेवल अभी वहाँ तक है, क्या मैं उससे इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। तो बस वहीं एक अंदर से एक होता है ना कि मतलब टेस्ट करना है खुद को कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं हट गया हूँ, मैं कॉम्पिटिशन से पीछे हो गया हूँ। तो बस उसी को देखने के लिए मैंने किया। तो कितना रैंक इम्प्रूव हुआ उसमें फिर? 23 में कितना आया, 22 में कितना आया? हाँ, तो 21 में मेरा रैंक था 3500, 22 में 2500 हो गया, और 23 में 1500 हुआ, एंड देन 24 में 640 रैंक हुआ। 640। बट मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया गेट का। ओके। इस बीच 21 तक लगाया था जितना लगाना था, उसके बाद मैंने कभी भी गेट का मॉक नहीं लगाया। इवन अभी इस अटेम्प्ट में भी नहीं लगाया। ESC का ही था जितना था, तो मतलब क्योंकि मोटिव नहीं था कि गेट Exactly. तो वो सिर्फ एक टेस्ट करने वाली बात होती है, उसके लिए दिया बस। काफी सारे तो टीचर्स भी गेट एग्जाम देते हैं। यस यस। So we will have the rapid fire round now. So which is your favorite subject in the technical and non-technical? सर, टेक्निकल में मेरा फेवरेट है कम्युनिकेशन, और नॉन टेक्निकल में मुझे एथिक्स और मटेरियल साइंस ये काफ़ी पसंद आते हैं। Difference between IAS and IES? डिफरेंस मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। IES और IAS में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो आपको जिन लोगों को डील करना है वो IAS में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जो इसी वजह से क्या होता है कि पावर का भी डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पावर ज़्यादा मिल जाती है। बट अगर बेसिक पे और इन सब की बात करें, डेजिग्नेशन की बात करें, तो दोनों में सेम रहती है। तो मेन डिफरेंस यही है। और दूसरा, हमारा टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा काम रहता है, उनका अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। Favorite food, favorite hobbies in the free time? फेवरेट फूड में मुझे भिंडी जो फ्राई करके होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा हॉबीज़ में मैं सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, और इवन मुझे वॉकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं 1-1 घंटे के लिए पैदल चलना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है वो करता हूँ। और बुक्स भी पढ़ना बहुत पसंद है, तो खाली टाइम पे वो करता हूँ। So what are you doing nowadays? अभी ज्वाइनिंग में काफ़ी टाइम है, राइट? तो अभी क्या कर रहे हो? सर, आजकल तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ में जो मेंबर्स हैं उन सबको मिलता हूँ, और बहुत सारे बच्चे रीच कर रहे हैं, तो उनकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके वो करने की कोशिश करता हूँ। और अभी यही है कि चीज़ों को समझ रहा हूँ और चीज़ें हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। One myth about ESC examination? सर, मिथ मतलब मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि मिथ अगर होता है कुछ तो क्या, लेकिन Okay. What are the future plans you have? So अभी IAS के लिए प्रिपरेशन करोगे या फिर ESC में रहना है?
करना क्या है एग्जैक्टली? नहीं सर, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही आईएएस का मुझे आइडिया था कि उसमें सिलेबस एक तो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पढ़नी होती हैं उसमें। इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्टार्टिंग से ही मुझे क्लियर था कि जो मैं 4 साल बीटेक कर रहा हूँ, 2 साल एमटेक कर रहा हूँ, उसी से ही रिलेटेड चीज़ होंगी। तो इसीलिए मैं आईईएस में ही फोकस्ड हूँ। आईएएस के बारे में मैंने नहीं सोचा, और वो मतलब मैं उस पोस्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और वो मेरे लिए मतलब उसको बहुत अलग जगह पे मैं देखता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी ये प्लान नहीं था कि मैं आईएएस के लिए करूँगा। तो अभी भी यही है कि आईएएस बनना था और वहीं बन गए हैं। अब उसी में आगे देखेंगे कि हमें जब ट्रेनिंग होगी, हमें जो सिखाया जाएगा उसी में क्या कर सकते हैं, उसी के बारे में सोचेंगे। आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल आल्सो? क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि गेट निकालने के बाद, आईएएस निकालने के बाद, या कोई भी कंपटीशन निकालने के बाद, लेट्स से कंपनी में जाने के बाद भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। सो आर यू प्लानिंग फॉर इट? मैं सोचता तो हूँ इस बारे में, तो अभी वही थॉट प्रोसेस चल रहा है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि मतलब हमारे क्या रूल्स होंगे जॉब के बाद, तो उसके हिसाब से भी मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अभी सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर आइडिया नहीं है। So what is your view on the VLSI for all? So when did you first heard it about it? Like आपने बीटेक के या एमटेक के टाइम पे सुना होगा VLSI for all, क्योंकि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है 2 साल पहले। आपका व्यू क्या है? क्योंकि इसी कम्युनिकेटी के लिए हम काफ़ी कुछ काम चल रहा है, राइट? तो आपको कैसे पता चला और क्या व्यू है आपका? तो सर वैसे तो लाइक वीएलएसआई में मेरी फील्ड है नहीं, तो मैं एमटेक के टाइम पे मुझे इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन अभी रिज़ल्ट आने के बाद जब मैं सर्च कर रहा था तो यूट्यूब में मुझे पता चला कि VLSI फॉर ऑल करके भी एक चैनल है। एंड देन जो मतलब मैंने एनालिसिस करी और उसके हिसाब से मुझे जो समझ में आया, तो हमारे एमटेक के टाइम पे भी ऐसा, एमटेक इवन बीटेक में भी ये प्रॉब्लम है कि बच्चे कहते हैं कि कोर्स कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ कर रहे हैं, कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं उनको चाहिए स्किल्स, और करंट मार्केट डिमांड है डिफरेंट। तो कॉलेज में सब कुछ करवाते हैं, लेकिन एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो VLSI फॉर ऑल को मैं उस तरीके से देखता हूँ कि जो ये गैप है इसको आप लोग खत्म कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर प्रैक्टिकल सीखेंगे नहीं तो फिर उसका फिर फ़ायदा क्या है, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहीं से देखा और उसके बारे में पढ़ा, और फिर आपके कोर्सेज के बारे में भी काफ़ी कुछ देखा, और काफ़ी कुछ फ्री में भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि उन बच्चों के लिए भी होना चाहिए जो मतलब नहीं कर पाते हैं। बाकी आप देखिए, वीडियोस देखिए, आपको पसंद आती है तो आप बाय भी कर लीजिए। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, और इस टाइम पे VLSI काफ़ी ज़्यादा बूम पे है, और आप लोग उस गैप को फिल कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि मेरे NIT कर्नाटका से भी आपके यहाँ स्टूडेंट है, मुझे सुनने में आया। तो जब NIT IITs वाले फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग कंटेंट तो दे रहे हैं उस क्वालिटी का। तो बस यही है। सो थैंक यू सो मच। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स? सो पहली बात करते हैं, इस चीज़ को हम 3 सेगमेंट में तोड़ते हैं कि पहले जो बीटेक के जो फर्स्ट ग्रेड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, जिनको आईएएस के बारे में पता ही नहीं है, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? तो सबसे पहले जो बीटेक में बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर, मैं उनसे कहूँगा कि जितना एक्सपोजर हो सकता है उस पर फोकस करिए। मतलब इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं, कोई बाहर से आता है उनको देखिए, उनकी बातों को सुनिए। जैसे इवेंट्स होते हैं हमारे टाइम पे, जैसे जब मैं एमटेक में गया था तो वहाँ पे सुनिधि चौहान आई, बनी दयाल आया, उनके इवेंट्स में गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके साथ आगे जाके भी रहती हैं, तो इन चीज़ों को मिस मत करिए। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप फोकस करिए कि आप कितना ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए बढ़िया करके। एंड देन उसके बाद आप फोकस करिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको गेट करना है तो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, एंड अगर आपको ESC भी करना है तो थर्ड ईयर में गेट करिए, एंड फोर्थ ईयर में आप ESC को भी ले लीजिए साथ में, क्योंकि ESC की मिनिमम एज 21 रिक्वायर्ड है। तो ये मेरा रहेगा कि बीटेक में ये प्लान होना चाहिए। सेकंड बात करते हैं जो कि गेट के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आईएएस की भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? दोनों मैनेज कर सकते हैं एक साथ, या फिर पहले एक पे फोकस करें फिर दूसरे पे फोकस करें? तो इसमें बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप IIT NIT से हैं तो मुझे लगता है कि दोनों साथ में किया जा सकता है। लेकिन अगर टायर 3 के कॉलेज से हैं और आपने इतना ज़्यादा, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, क्योंकि जेई मेन में बेसिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है बच्चों का, तो अगर वो चीज़ नहीं है तो सबसे पहले गेट में ही फोकस करें, दो चीज़ों पे मत करिए। और फिर उसके बाद गेट के जब आपके कोर सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे उसके बाद आप ESC को भी साथ में इंक्लूड करिए और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को तैयार करिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि उन्होंने 3-4 साल बाद 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट गेट के दे चुके हैं, आईएएस के दे चुके हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? उनको अपना पाथ मूव करना चाहिए या इसी में रहना चाहिए, या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए?
तो सर जैसे कि मैंने बताया था कि मैं PYQ डायरेक्ट पूरा देता था। तो मेरा ये मानना है कि जब हम वो PYQ देते थे और सब्जेक्ट को पढ़ते थे और वापस जाते थे तो हमारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता था। तो अगर आप भी ऐसा ट्राई करो और अगर आपके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से फील्ड चेंज करना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा कन्वेंशनल मेथड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड आपको डायरेक्ट आपकी सच्चाई दिखाएगा। क्योंकि आप उस दिन अगर पेपर देने जाते तो आपके कितने नंबर आते हैं आपको वो पता चल जाएगा। तो आप सब्जेक्ट पढ़िए और पेपर दीजिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फील्ड चेंज कर लीजिए, क्योंकि 2-3 महीने आप स्पेंड कर रहे हैं किसी चीज में, 6 महीने कर रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो उस मामले में फील्ड चेंज करना ही बेटर है। सो बेसिकली मेरा कंक्लूजन ये है कि भाई एक अपने आप को डेडलाइन दो, अपना बेस्ट दो, उसके बाद नहीं हो पाता है तो ऑब्वियसली फील्ड चूज कर सकते हो और फिर एक अटेम्प्ट और दे सकते हो, लेकिन अगर बार बार ही नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली फिर ओवर एज का कोई फायदा मतलब नहीं है। प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर Progress होनी लॉजिकली देखें आप, अगर प्रोग्रेस आपको दिख रही है सो दैट इज वेल एंड गुड, एग्जैक्टली देन कंटिन्यू करिए। प्रोग्रेस नहीं है अगर वहीं पर अटके हुए हैं, इसका मतलब आप अप्रोच गलत ले रहे हैं या आपके लिए वो फील्ड है नहीं। तो ये समझना जरूरी है। ओके, सो एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट, फॉर द होल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट? तो फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं मेंटोरशिप को मानता हूँ। मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत होती थी तो मैं डायरेक्ट अपने गुरुराज सर या तृप्ति मैम को कॉल करता था। तो हमेशा मेंटोरशिप के पीछे जाइए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अब प्रॉब्लम कैसी जाए, मान लीजिए आप रील्स देख रहे हैं, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया को कम करना है, आपको खाना है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो A to Z कितनी भी चीज़ें आपको होती हैं उसके लिए एक एक्सपर्ट को अपने साथ रखिए, उनसे बात करिए। अब होता क्या है ना, जैसे अभी आप मेरे को भी अगर कोई बीटेक का बच्चा कॉल करेगा और वो अपनी समस्या बताएगा तो मेरे को वो समस्या इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी और मैं उसको पॉजिटिवली उसको देखूंगा और उसको उस तरीके से जवाब दूंगा। तो एक मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। मेरी पूरी लाइफ में मेंटोरशिप का बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हमेशा अकेले में मत सोचिए कि अकेले में कर लेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो अकेले कर ले जाते हैं। आप लोग सपोर्ट लीजिए, उससे ही आप लोग और ज़्यादा ऊंचाई में जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि फ्रेंडशिप, फैमिली, इन सबको भी साथ में लेके चलने की कोशिश करिए। नेगेटिव हैं तो छोड़ दीजिए, बट पॉजिटिव हैं तो साथ में लेके चलिए, इससे आपका एड ऑन होगा लाइफ में। और थर्ड, एक क्लास चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि आप चाहे कैसी भी जगह में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की दिक्कत है या खाने की दिक्कत है, कैसी भी चीज़ है, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहिए। मतलब हार नहीं माननी है, ये नहीं सोचना है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है हम कैसे करेंगे, नहीं, आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहिए। अपने जिस लेवल पे हैं उस लेवल में कुछ ना कुछ करिए। अगर आप करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कोई ना कोई आपके टैलेंट को देखेगा, आपकी हेल्प करेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो ये मेरा फाइनल मैसेज रहेगा। बेसिकली लगातार मेहनत करते रहोगे तो लक भी काम करेगा। अगर मेहनत तोड़ के करोगे तो पता चलेगा लक बीच में आ गया और उस टाइम में आपने मेहनत नहीं करी तो लक आगे निकल जाएगा। एग्जैक्टली, है ना। सो थैंक यू हिमांशु, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।